आज इस पावन धरा पर भैरव बाबा के इस विशाल भंडारे में आप सबको सुनने का मौका भी मिला और सबसे बड़ा सौभाग्य ये हुआ कि अभी जब मैं आया तो मंत्री साहब भी आए हुए थे और उन्होंने भी बहुत से विकास की बातें आप लोगों के बीच में रखी। मैं तो चाहता था कि वो रहें, उसी वक्त मैं भी अपनी बात उनके बीच में रख पाऊं और जनता जनार्दन की जो बातें हैं वो उनके बीच प्रस्तुत कर पाऊं, क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी होती है कि जब व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर चला जाता है तो आम जनता को उससे बहुत दूर कर दिया जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ कान में काम देकर रखते हैं, जनता की समस्याएं क्या है, जनता के मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं जा पाता। ये बात सही है और मैं हर मंच के माध्यम से कहता हूं कि इतनी क्षमता है रामस्वरूप कसाना में कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसका से सम्मान करता हूं मैं और सदैव चाहे कोई भी मंच मिले उसका आदर करता हूं उसको। इस बात के लिए मैं मंत्री साहब को धन्यवाद भी अर्पित करता हूं कि आपने कोटपुतली को जिला बनाया। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये वर्षों पुरानी जो हमारी मांग थी आपने इसको सुना, इसके लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। क्योंकि जो भी अच्छे काम करता है हम उसको दिल से, जनता की भी ये सोच होनी चाहिए कि जो कोई भी व्यक्ति हो अगर जनता के लिए काम करता है तो उसको धन्यवाद देना जनता का दायित्व भी बनता है और उसको हम सब लोगों को ये करना भी चाहिए। मैंने तो अपने मन से सम्मानीय कर्नल साहब को भी धन्यवाद अर्पित किया था कि जब उन्होंने अपने जो बांसुर कट और पुतली कट जब बनवाया तब मैंने उनको खुले दिल से, खुले मंच पर धन्यवाद अर्पित किया था कि जो भी व्यक्ति इस कोटपुतली के लिए अच्छे काम करेगा, रामस्वरूप कसाना इस कोटपुतली का सेवक होने के नाते, इसका बेटा होने के नाते ये दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति को धन्यवाद अर्पित करें। और हर मंच के माध्यम से करता हूं और आज भी कहना चाहता हूं, हमने जो भी व्यक्ति अच्छे काम करता है उसके लिए दिल से, क्योंकि दिल इतना बड़ा रखना चाहिए। इसी बात के लिए कभी हम नहीं सोचते कि हम लोग ये सोचें कि भाई जो अच्छा काम करे उसको तो नहीं कहेंगे या तो वो अपना गलत बात है। जो व्यक्ति प्रयास करता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, उसके लिए सदैव उनको धन्यवाद देना ये हमारी संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है कि जब हमारे घर में जब कभी दुश्मन भी आया तो हमने उसको भगवान की तरह गले लगाया, उसकी पूजा की। ये बात अलग है कि कोई व्यक्ति हमारे घर में आकर और राजा बनकर ये सोचे कि यहाँ के लोग बेवकूफ हैं, यहाँ के लोगों पर मैं राज कर लूंगा। ये बात अलग है कि अगर प्यार से आप लोग हमें इस धरती माँ पर भी सुलाओगे तो हम प्यार से सो जाएंगे, लेकिन अहंकार से और डांट लगाकर हमें अगर दूर करने की कोशिश करोगे तो हम पीठ पीछे वार नहीं करते, सीना ठोक कर कहते कि आपके सामने खड़े हुए। ये हमारी संस्कृति। आज मैं अभी जब सुन रहा था तो मंत्री साहब ने कहा, मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि रामस्वरूप कसाना का जो राजनीतिक जीवन है, जहां से राजनीति की मैंने शुरुआत की, वो यही मंदिर बाबा सहज भारती का है जहां सबसे पहले मैंने शुरुआत की और जहां सफलता भी मिली वो यही मंदिर है, यही पावन धरा है। बात अलग है, कुछ समय लोगों ने क्या क्या कहा, क्या क्या, वो बातें बहुत दूर हैं, उनसे करने से कोई फायदा भी नहीं। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ साथियों, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति अच्छे काम करता है हम उसके लिए खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन जब भी कभी जनता के ऊपर, जब भी कभी किसान वर्ग के ऊपर जो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो केंद्र में बैठे हुए मोदी सरकार हो, चाहे राजस्थान में बैठे हुई गहलोत सरकार हो, तब भी किसी ने अत्याचार करने की कोशिश की तो चाहे राजस्थान से कोई आवाज उठी या नहीं उठी, लेकिन राजस्थान से आरएलपी पार्टी ने सदैव उनके विरोध में आवाज उठाई है। चाहे हमारे किसान जब 3 बिल लेकर आए तो जब मैं लोगों से बात करता था, बहुत से लोगों ने भेजा, ये कहते थे कि ये किसान, ये तो अच्छे बिल है, मोदी जी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने अच्छे बिल। हमने कहा कि हमारा दायित्व बनता है कि हम किसान परिवार से आते हैं,
हमारा दायित्व बनता है कि हम जब भी किसी मंच पर जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं। अगर हम किसान के बेटे हैं, हम जो हमारी ये जो मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है, इन माओं का हमने दूध पिया है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि जब भी कोई किसान के विरुद्ध आवाज उठेगी तो उस आवाज को दबाने के लिए राजस्थान से आरएलपी पार्टी अपनी पूरी जोर लगाएगी और उस बिल को हमने वापस करवाया। हमें शाहजहांपुर बॉर्डर पर आप लोग देख सकते हो कि 70 दिन तक सम्मानीय बेनीवाल जी 70 दिन तक रोड पर सोए। वो इसलिए सोए कि आज 100 साल के बाद में, देश के आजाद होने के बाद भी हर व्यक्ति जब चुनावी समय होते हैं तो चुनावी समय में सिर्फ एक ही बात बोलता है कि मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन जब चाहे देश की संसद हो, चाहे राज्य की विधानसभा हो, वहां जाने के बाद में कभी किसान के लिए बात नहीं करता। ऐसे व्यक्तियों को कहना चाहता हूं, मुझे भी आपने 2008 के अंदर मौका दिया, राजस्थान की विधानसभा में जाने का मौका मिला, और जब मौका मिला, जब मैंने बात की, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे सम्मानीय गहलोत साहब, जो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, मैंने कहा कि राजस्थान की में जिस प्रकार से लोग बिजली के लिए त्रस्त हैं, उनको बिजली कनेक्शन मिलने चाहिए। और खास तौर से मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है। अब समस्या क्या है कि मेरे क्षेत्र से लगता हुआ हरियाणा क्षेत्र है, और हरियाणा होने के कारण जो हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जब पहले ये बिजली की बात नहीं करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पानी या तो 32 फुट पे था या 42 पे था, लास्ट अगर पानी नहीं हुआ तो 72 फुट पे पानी हो जाता था। तो ये इंजन चलाते थे और ये कहते थे कि बिजली रात को आएगी या दिन को आएगी पता नहीं। हम तो यहाँ से तुरंत गए, पीपी उठाई और अपना इंजन चला लेते थे और अपना खेती का, अपने परिवार का पालन पोषण का काम करते थे। स्थिति परिस्थिति बदली, राजस्थान में बरसात कम होने लगी। जिसकी बात कर रहे थे अभी भूसारा बांध, जो पूरा आप लोग रेवाड़ी तक जो लोगों को जीवन देता था, वो बांध स्वयं सूखा हो गया। और उसके बाद में हमारे क्षेत्र में चाहे देवता से लेकर दांतिल तक चले जाओ, पीने के पानी की समस्या है। और इसके लिए हमारे लोग जब भी कोई बोरिंग करते हैं तो उनको डीपी की आवश्यकता पड़ती है। मुझे आज भी वो बात याद है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हर व्यक्ति को डीपी नहीं दे सकते, हर व्यक्ति के साथ हम ये नहीं कर सकते, कुछ व्यवस्थाएं हैं। मैंने कहा कि देश को आजादी हुए उस वक्त लगभग 65 वर्ष हो गए, और आज किसान जो भगवान जिसको हम दाता कहते हैं या अपने पिता को दाता कहते हैं, उसके बाद में अगर दाता किसी पे लगता है तो किसान के ऊपर दाता लगता है, क्योंकि किसान अन्नदाता है। और इस 65 वर्ष के आजादी के बाद भी किसान ने कभी सरकारों के सामने हाथ नहीं फैलाया। इन किसानों ने जब भी इन सरकारों को आवश्यकताएं पड़ी, जब भी देश को आवश्यकता पड़ी, तो इस किसान कौम ने अपने खून पसीने से सींचे हुए अपने पुत्र को इस देश की सीमा पर भेजा, जहां देश की रक्षा करते हुए किसानों के बेटे शहीद हुए। लेकिन हमारी जो मातृशक्ति बैठी हुई है, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी आंखें कभी नम नहीं हुई। इस बात का गर्व रहा कि ये किसान के बेटे हैं जो देश की सेवा करते हैं। और ये किसानों का दायित्व भी है कि किसान घर में अनाज पैदा करके और हमारे देश के लोगों का पेट भरता है, और देश के ऊपर हमारे नौजवान भाइयों को उस सीमा पर भेजकर देश की रक्षा करता है। ये किसान परिवार के लोग। और सदैव आज आप बात करते हैं, किसान जब अपना बेटा सीमा के ऊपर चला जाता है और घर पर बुजुर्ग पिता बैठे हैं और उनको खेत में पानी की देने के लिए जब डीपी की आवश्यकता पड़ती है, तो आप लोग बात करते हो कि हम हर जगह डीपी नहीं दे सकते। मैंने कहा था और आज भी कहता हूं, खुले मन से कहता हूं, बहुत से लोगों ने इस कोटपुतली की जनता ने रामस्वरूप कसाना को पता नहीं क्या क्या नाम दिए। मैं उन सब का स्वागत करता हूं, क्योंकि नाम देने वाले अनेक लोग थे, लेकिन कर्तव्य सिर्फ रामस्वरूप कसाना का एक ही था कि कोटपुतली की जनता को माँ बाप मानकर उसकी सेवा करना, ये कर्तव्य रामस्वरूप कसाना का। मैंने उस वक्त कहा
कि हमें डीपी देने पड़ेंगी, तब कहा कि नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा देनी पड़ेंगी। जो भी किसान अगर डीपी मांगने के लिए मेरे यहाँ ऑफिस में आ गया तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैंने कई बार मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मेरे छोटे भाई जब मेरे पास जाते रहिए कहते कि हमें डीपी की आवश्यकता है, ले जा भाई डीपी कड़े लगा अपना जाटड़ी तो वो में कर लियो। फिर जब भी खम्भे आएंगे आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। राजस्थान के अंदर पहला कोटपुतली क्षेत्र था जहां पर बिजली के लिए कभी भी डीपी मांगने गए तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि किसान को ये कह सके कि आज डीपी नहीं। आज स्थिति बदली हुई। जब किसान की 3 फेज डीपी बन जाती है तो 10-10 दिन तक चक्कर लगाता है लेकिन उसको डीपी नहीं मिलती। लेकिन आज भी जब भी किसी भी व्यक्ति का फोन जाता है कि साहब हमें डीपी नहीं मिली, तो मैं एक ही बात करता हूं, किसान को डीपी समय पर मिल जानी चाहिए। अगर किसान को डीपी समय पर नहीं मिली तो तुम कोटपुतले में नहीं रहोगे। चाहे किसी भी मंत्री या किसी भी संतरी का तुम्हारे ऊपर हाथ हो, लेकिन कोटपुतली की जनता मेरी माँ बाप है और उसकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है और उनके लिए किसी भी हद तक हम करेंगे। लोग फिर कहते हैं अरे साहब उसका फोन आया, वो तो गुंडागर्दी पर उतर आया। मैं आज भी आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके लिए काम करना चाहता हूँ, आपके लिए संघर्ष करना चाहता हूँ, संघर्ष करूंगा। और बड़ा दुख इस बात का होता है कि जब हमारे किसान भाई डीपी मांगने के लिए आईएन के पास जाए, आईएन कहे कि नहीं अभी मत आना, उस वक्त बड़ा दुख होता है कि किस काम के हम लोग जो पूरे राजस्थान के अंदर घूमते हैं, जो राजस्थान के अंदर किसान कौम को जगाने का काम कर रहे हैं, और जब हमारे बुजुर्ग जाते हैं तो उनकी धोती और जूती देखकर आईएन बात नहीं करे, तो ऐसा धिक्कार है हम पर, हम नेताओं पर, कि हमारा किसान जब जाए तो आईएन ये कहेगा आओ बाबा बैठो, तुम्हारी डीपी अगर 2 दिन से बनी हुई है तो ये हम इसके लिए शर्मिंदा है, तुरंत डीपी लेकर जाओ। तब जाकर किसान जागेगा, तब जाकर किसान का भला होगा। हमने हर वक्त हर जगह, अभी जब संविदा के ऊपर अग्निपथ योजना आई, बहुत से लोगों ने कहा कि भाई बहुत अच्छी योजना है, इसका हम स्वागत करते हैं। लोगों ने बहुत सी बातें बताई। लोगों ने कहा इजराइल में ऐसा है, मैंने कहा भाई वहां की आबादी देखो, वहां की आबादी देखो, वहां के लोग सेना में नहीं जाना चाहते, इसलिए सरकार ने ये नियम बना रखा है कि अगर कोई भी अन्य नौकरी करनी है तो पहले 4 साल सेना में जाना होगा, उसके बाद आप अन्य नौकरी में जा सकते हो। ये तो हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान के अंदर, और जब बात आए हिंदुस्तान में भी राजस्थान की, जहां राजस्थान की कण कण में वीरता बसती है, जहां राजस्थान के हर बैठी हुई है, ये जब हमको पालने के लिए इन पहाड़ों पर चढ़ती थी, जंगलों में जाती थी, अगर सामने शेर भी आ गया तो ये वो मात्र शक्ति है जिसने अकेले शेर का मुकाबला किया और उसको धराशायी करके फिर हमारा पालन पोषण किया। इस राजस्थान में ऐसी मात्र शक्तियां हैं, ऐसी मात्र शक्ति भी है कि जब इस देश को, इस राज्य को आवश्यकता पड़ी तो मां पन्नाधाय ने अपने पुत्र का भी बलिदान दे दिया। हम कभी भी अपनी मात्र शक्ति के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। एक बात अलग है कि अभी मंत्री जी चले गए, अभी जब विधानसभा चल रही थी बड़ा दुख होता है। दुख किस लिए होता है कि कुछ लोग जो राजस्थान की संस्कृति को नहीं जानते, जो राजस्थान के परिवेश को नहीं जानते, जो हमारी मातृशक्ति का सम्मान नहीं करना जानते, वो लोग भी गलती से विधानसभा में पहुंच जाते हैं। अभी जब एक मंत्री जी ने ये कहा कि ये प्रदेश मर्दों का प्रदेश है, ये बात सही है कि राजस्थान सूरवीरों का देश है, राजस्थान सूरवीरों का प्रदेश है, लेकिन ये सूरवीर इन मां की कोख से जन्म लेते हैं, इनका दूध पीते हैं, तब जाकर अपनी शौर्य शक्ति दिखाते हैं। ये प्रदेश सदैव रहा है
कि जब भी किसी व्यक्ति ने राजस्थान में अगर किसी मातृशक्ति की तरफ बुरी नजर डाली तो यहाँ का कण कण में अगर 5 साल का बेटा भी है तो वो क्रोध में आकर उसका सर अलग कर देता था। ये वो प्रदेश है। ऐसे जो मंत्री जिन्होंने ऐसा जवाब दिया, मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, कम से कम सोचो, हम मर्द तब हैं जब हमारी मातृशक्ति ने हमें जन्म दिया, हमने इनका दूध पिया है, हमने सदैव अपनी मातृशक्ति को अपनी माँ माना। और माँ जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो इस प्रदेश के लोग अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मैंने तेरा दूध पिया, तेरा कर्ज है मुझ पर, लेकिन एक बड़ा कर्ज है इस भारत माता का, वो मुझे चुकाना है। उसके लिए देश की सीमा पर चले जाते हैं। किसान का बेटा नहीं कहता कि मुझे कहीं अच्छे जगह कोई दिल्ली या वहीं पर नौकरी लगाओ। जब हमारे प्रदेश के नौजवान जब देश की सेना में जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमें उस बॉर्डर पर लगाना जहां घुसपैठिए हमारी भारत माँ के सीने पर पैर रखने की कोशिश करते हैं। हमें कसम है अपनी माँ के दूध की, उनके दांत खट्टे नहीं कर दे तब तक उन दुश्मनों को घुसने नहीं देंगे। ये विश्वास लेकर इस प्रदेश का नौजवान जाता है। और उसी प्रदेश के नौजवानों के साथ आपने अगर सेना को ठेके पर देने का काम किया तो हम इसका विरोध दर्ज नहीं करते, इसका विरोध करते रहेंगे। हमारे नौजवान भाइयों के लिए, अपनी मातृशक्ति के लिए सदैव इसका विरोध करेंगे। आज एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के अंदर जब हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए दूर दूर भेजते हैं, जो यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग, आप लोग सोच सकते हो जब फीस की समय आती है तो ये कैसे फीस जमा कराते हैं। बेटे को भेजा, बेटी को भेजा, वहां से फोन आता है, पापा मम्मी मेरी 1 तारीख को फीस जमा करानी है। कभी पूछना मेरे नौजवान साथियों, कभी देखना इन माता पिता की तरफ। अगर इनके पास कुछ भी नहीं रहा तो ये पड़ोस में जाएंगे, पड़ोस में जाकर कहेंगे उत्तम जी मुझे 10,000 रुपये चाहिए, ये अंगूठा लगा लेते हैं। अपने लिए नहीं लगाते हैं कभी भी अंगूठा, चाहे इनके शरीर पर धोती बांधने के लिए नहीं हो, उस फटी हुई धोती को बांध लेंगे। पहनने के लिए चाहे कुर्ता नहीं हो, उस फटे हुए कुर्ते को पहन लेंगे, लेकिन किसी के पास अंगूठा लगाने नहीं जाएंगे। लेकिन जब बेटे और बेटी फीस के लिए बोलते हैं तो ये अंगूठा लगाकर उसकी फीस जमा करते, इसलिए कि वो बेटा पढ़ लिख कर, वो बेटी पढ़ लिख कर इस देश की, इस राज्य की सेवा। बड़ा दुख होता है इस बात का कि पिछले कुछ समय से जब हम अपने बच्चों को दूर रखते हैं, ये जो मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है अपने बच्चों से मिलने के लिए तरस जाती है, जो मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं अपने भाइयों को, अपने पिता को देखने के लिए तरस जाती है। जब पेपर देने की बात आती है तो राजस्थान के अंदर ऐसी सरकार बनी हुई है, मैं तो कहना चाहता था मंत्री जी निकल गई है, कि कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए। राजस्थान के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ आपने जो खिलवाड़ किया उसका जवाब देना पड़ेगा। ये माँ बाप उसको सहन नहीं कर पाएगा, ये जवाब देना पड़ेगा। और एक जन्म लेने से ये जवाब पूरा नहीं होगा आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। बार बार ये किसान के बेटे आपसे जवाब मांगेंगे कि आपने उस सदन में बैठकर हमारे भविष्य को लाखों करोड़ों रुपए में बेच दिया, अपने दीन को बेच दिया, अपने ईमान को बेच दिया। ऐसे लोगों को धिक्कार है, नहीं चाहिए ऐसी कुर्सी रामस्वरूप कसाना को। अगर रामस्वरूप कसाना को कुछ चाहिए तो आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अपने के ऊपर आरी चलाने का काम करे। ऐसी कुर्सियों से रामस्वरूप कसाना बचता है। आज भी कहना चाहता हूँ और कहता हूँ,
खुले दिल ठोक कर कहता हूं, जब भी कोई भी कोटपुतली में अधिकारी रहे, अगर उन्होंने हमारे किसानों का सम्मान नहीं करना सीखा तो वो कोटपुतली में नहीं रहेगा, क्योंकि कोटपुतली का सेवक, कोटपुतली का बेटा रामस्वरूप कसाना जीवित है, और जब तक रामस्वरूप कसाना के शरीर में रक्त की अंतिम बूंद भी रहेगी तब तक इस कोटपुतली के लिए संघर्ष करता रहूंगा। ये विश्वास दिलाने आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं आप लोगों से ये नहीं कहने आया कि आप लोग मुझे वोट दें, आपको जो अच्छा लगे जिसे वोट दें, लेकिन इतना कहने आया हूं कि आपका सेवक हूं। हर जगह रात को, दिन को, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, जब भी आप लोग बुलाओगे तो एक आवाज के ऊपर दौड़ा चलाऊंगा। इसलिए चलकर आता हूं कि मेरे भाइयों ने मुझे बुलाया है, मेरी मां ने मुझे बुलाया है, मेरे नौजवान साथियों ने मुझे बुलाया है। अगर रामस्वरूप कसाना नहीं पहुंचेगा तो मेरा भाई निराश होगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों से कि आपको निराशा की आवश्यकता नहीं। कुछ समय जरूर लगा और समय लगता भी है, लेकिन संघर्ष सदैव बोलता है। लोग कहते हैं, कई बार मजाक करते हैं कि आप चुनाव हार गए, उसके बाद में सफेद बाल आ गए। मैंने कहा कि रामस्वरूप कसाना को फर्क नहीं पड़ता चुनाव हारने और जीतने से। बोले क्यों नहीं पड़ता? बोला इसलिए नहीं पड़ता कि रामस्वरूप कसाना जब गांव में जाता है, जब छोटे छोटे बच्चों से मिलता है, जब वो बच्चों उनको देखते हैं तो सिर्फ एक ही बात करते हैं, कसाना आ गया, कसाना आ गया। इस बात के लिए रामस्वरूप कसाना को करो। जब रामस्वरूप कसाना मातृशक्ति की तरफ जाता है तो मेरी माताएं, चाहे उनको दिखे या नहीं दिखे, लेकिन मेरी माँ घूंघट काट कर भी बोलती है, अरे अपनों का सानवा, इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए? इस जीवन में आपने जो मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, मैं तो कई बार ईश्वर के सामने जब प्रार्थना करता हूँ तो ये कहता भी हूँ कि हे ईश्वर, जो लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, कम से कम इतना शक्ति तो मुझे प्रदान करना कि जब भी कभी इन लोगों को आवश्यकता पड़े तो रामस्वरूप कसाना कायर बनकर पीठ दिखाकर नहीं भागे, कम से कम इनके साथ खड़ा हो। अगर इनके ऊपर 2 लट पड़ रहे हैं तो रामस्वरूप कसाना में इतनी शक्ति देना कि वो 3 लट सहन करने की शक्ति प्रदान करना, ताकि इनके साथ खड़ा होकर लट भी खाए तो ये गर्व से कह सके कि मैं अपने भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ, अपनी बहनों के लिए लड़ रहा हूँ, अपनी मातृशक्ति के लिए लड़ रहा हूँ, अपने उन नौजवान साथियों के लिए लड़ रहा हूँ जो राजस्थान सरकार ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मैं ये नहीं कहता, मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे नौजवान भाइयों, ये रामस्वरूप कसाना को कसम है अपने इस खून की कि जब तक रामस्वरूप कसाना चैन से नहीं बैठेगा, जब तक आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा, आपको वो नौकरियां नहीं मिलेंगी, इन लोगों को जब तक मैं जेल में नहीं डलवा दूंगा। राजस्थान में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, इनको जेल में डलवा कर इनके जेल में सिलेंगे, तब जाकर हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, हमारे शरीर में चैन पड़ेगा कि जिन लोगों ने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, कम से कम आज वो जेल में तो। आज हमें गर्व होता है, गर्व इस बात का होता है कि मैं जिस पार्टी से आता हूं वो राजस्थान की पार्टी है, वो किसान कौन की पार्टी है, वो मातृशक्ति की पार्टी है। जब भी हमारी कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले राजस्थान में आजकल बीजेपी ने एक हल्ला बोल किया कि अब नहीं सहेगा राजस्थान कांग्रेस का प्रशासन के विरुद्ध में। मैं आज कहना चाहता हूं, मैं आज कहना चाहता हूं, 4.5 साल से आपकी नींद नहीं खुली है। 4.5 साल हो गए, राजस्थान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति त्राहिमाम हो रहा था। तब आप लोग क्या एसी लगाकर घर में सो रहे थे? जब गांव के अंदर किसानों को बिजली नहीं मिल रही थी तो अपने एसी के कमरे में सो रहे थे। जब हमारे बच्चों के पेपर लीक हो रहे थे तब आप कहा था आज नहीं सहेगा राजस्थान। अब राजस्थान का किसान जाग चुका है, राजस्थान का जवान जाग चुका है। मैं तो कहने आया हूं मेरे भाइयों, नागौर की धरा से फिर एक लड़ाका निकला है, वो किसान कौन को जगाने के लिए निकला है। जातियों में मत बढ़
जाना, इतना ध्यान रखना कि 500 वर्ष पूर्व या तो लड़ाका निकला था या 500 वर्ष बाद आज फिर एक लड़ाके ने जन्म लिया है। वो ये जगाना चाहता है कि मेरी सूती हुई किसान कौम को जगाऊंगा, मैं अपने किसान भाइयों के लिए लड़ूंगा। आज आपसे निवेदन लेके आया हूं भोमिया बाबा की इस पावन धरा पर, जागो मेरे किसान भाइयों, उठो। मैं कहना चाहता हूं मेरी मातृशक्ति से, कब तक लोगों अपने बच्चों के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाओ, खड़े हो और राजस्थान की उस बड़ी कुर्सी के ऊपर किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ, तो किसान के लिए नीति भी बनाए और किसान के बेटों के लिए रोजगार की नीति भी बनाए, तब जाकर हमारा भला होगा। हम चाहते हैं कि राजस्थान टोल मुक्त हो, किसान को मुफ्त में बिजली मिले। हम चाहते हैं कि जब हमारा नौजवान शिक्षा प्राप्त करके और कॉलेज से निकले तो उसके लिए पहले से ऐसी व्यवस्था हो कि उसको रोजगार मिले। इसके लिए लेकर आरएलपी पार्टी पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन भी कर रही है। पूरे 5.5-4 साल हो गए, हर जगह हम लोग सोए नहीं। और मैं तो आज भी कहना चाहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि आप रात को 3 बजे भी प्रोग्राम करते हो, सुबह फिर 6 बजे निकल जाते हो। तब मैंने एक ही बात कही कि जिस किसान कौम जब तक सोती रहेगी तो ये किसानों के नेता कभी सो नहीं सकते, क्योंकि हमारी कौम को जगाने का काम अगर किसी की जिम्मेदारी है तो उन नेताओं की है जो किसानों के नेता हैं। और अगर हम सो गए, आज फिर आप लोगों के बीच में एक झोली फैलाकर आप लोगों से अपील करने आया हूं, मेरे किसान भाइयों जागो, जो आपके लिए संघर्ष करे, आपके लिए लड़ाई लड़े। आप कम से कम अपने और पराई को तो पहचानो, जो आपके सुख दुख में काम आए, आपके लिए लड़े। उसको हिम्मत दो कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बनेगा, जात किसी की भी हो, कोई भी जात हो, लेकिन किसान का बेटा होना चाहिए। जब किसान की फसल के ऊपर अगर फसल चौपट होती है तो गिरदावरी के आदेश नहीं होने चाहिए, गिरदावरी के आदेश नहीं होने चाहिए। ये आदेश हो कि किसान की फसल अगर अब चौपट हुई है तो तुरंत किसान के खाते में पैसा जमा हो, और 100 रुपए जमा नहीं होने चाहिए। आप लोग बात करते हो कि गिरदावरी कराए, सब कितने किसानों को बुलाएंगे। आज साहब गिरदावरी हो गई है, अब आप लोग अपने अपने पैसे ले जाओ। रामनिवाल जी, आप क्या ये सब 1100 रुपए? अरे 1 बीघा में 7 बार किसान ट्रैक्टर चलाता है, और जब 1 बार ट्रैक्टर चलता है तो उसका आंकलन लगाओ, 7 बार उस खेत को बोता है, डीपी लाता है, डीएपी लाता है, यूरिया लाता है। और जब हम लोग गेहूं बेचते हैं, आओ भाई, जब हम लोग गेहूं बेचते हैं तो वो 2000 में हमारे पास कोई नहीं खरीदता, और जब हम थैली लेने जाते हैं 1 किलो की, वो थैली कितने में मिलती है ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। ये आप लोगों से मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, किसान ज्यादा कुछ नहीं चाहता, किसान सिर्फ इतना चाहता है कि उसका सम्मान हो। किसान ये चाहता है कि आज जिस प्रकार से अगर कोई चपरासी की नौकरी भी निकलती है तो किसान के बेटे लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि खेती करने में तो इतना नुकसान होने लग गया कि बच्चों का पेट पालन पोषण नहीं कर पाते। मैं तो इतना चाहता हूँ, मेरी कौम तो ये चाहती है, ये मेरी जो किसान कौम है वो तो सिर्फ इतना चाहती है कि किसान स्वाभिमान के साथ अपनी खेती करे, और जो उसने खर्च किया है ज्यादा कुछ नहीं, उसका सिर्फ 2.5 गुना किसान को मिल जाए। इसके अलावा हम इस सरकार से कुछ नहीं चाहते, हम तो सिर्फ देश सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, आप सबको जागने और सोचने और समझने की आवश्यकता है। कोटपुतली की स्थिति परिस्थिति अगर मैं बताऊंगा तो ये कहेंगे कि भाई ये तो विपक्ष में है, आरएलपी से इसलिए विरोध करता है। विरोध नहीं करूंगा, अब आपको कोई बताने नहीं आएगा, अब सिर्फ आपको स्वयं को आकलन करना है, अपनी आंखों से देखना है कि किस प्रकार से कोटपुतली के अंदर काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। आप अगर साइड में जाकर देखो फिर कोटपुतली आना। मैं तो एक निवेदन लेकर आया हूँ आप लोगों से, आपके पास लगती हुई 10-15 विधानसभा क्षेत्र है, हर विधानसभा में जाना और एक बार कोटपुतली में भी आ जाना, बड़ा दुख होता है कि 2008 से 23 तक मैंने 17 फीडर लगवाए, उसके बाद आज तक किसान के लिए एक फीडर नहीं लगा। दुख इस बात का होता है।
कि हम जो किसान अपना खून पसीना बहाते हैं और उसके बाद में सिर्फ हमें इस बात के ऊपर हम वोट दे दें कि मैं तेरा रिश्तेदार हूं, मैं तेरी जात का हूं, ये बातें नहीं। अभी एक बात चलेगी राजस्थान के अंदर, जो किसान की बात करेगा, जो किसान के लिए लड़ेगा, वो राजस्थान पर राज करेगा। इन बहरूपियों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। जो नौजवान की बात करेगा, जो नौजवान को रोजगार देने की बात करेगा, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे तो आज भी याद है कि जब मैं एमएलए नहीं था, हारने के बाद भी आपने एक आवाज लगाई थी। आपने बहुत से मंत्री संतरियों के पास भी जाके आ गए थे, एमएलए के पास भी मिल लिए थे, और आपने कहा कि हमारे यहाँ जो सभी डीपियां उतर गई है। मैंने कहा था कि 2 दिन का टाइम है, और मैंने आप उसी वक्त फोन लगाकर भी कहा था कि एससी साहब 2 दिन का टाइम आपके पास है, 2 दिन में या तो मेरे किसान भाइयों की डीपी लग जानी चाहिए, वरना 2 दिन बाद रामस्वरूप कसाना आ रहा है, फिर आपको जो नाम देना है वो दे देना। और वो लगभग 2 दिन की बात छोड़ो, एक ही दिन में आपके डीपियां लग गई थी। आज तक उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा। मैं तो आप लोगों के लिए लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा, सदैव लड़ता रहूंगा। आप सबने जो प्यार और सम्मान दिया, आपने इस भूमिया बाबा की इस पावन धरा पर मुझे जो साफा पहनाया, मैं तो सिर्फ भूमिया बाबा को साक्षी मानकर यही विश्वास दिलाता हूं कि सदैव वो कार्य करूंगा जिससे आपका मान सम्मान बढ़े। कभी ऐसे कोई कार्य नहीं होंगे रामस्वरूप कसाना के द्वारा कि आपको ये शर्मिंदगी महसूस हो किस व्यक्ति को हमने साफा पहनाया। आपके साफे की लाज रखूंगा, जब तक जीऊंगा आपके लिए संघर्ष करूंगा। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान।